नमस्ते साथियों। गांव सरकार की 7वीं कड़ी में आप सबका स्वागत है। और ये बहुत ही बड़ी बात है कि लगातार हम 100वीं कड़ी में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। ये शुरुआत हम लोगों ने की थी 8 अगस्त 2020 से, और वो दिन था भारत परिषद का 29वां स्थापना दिवस। और देखिए, तब से लगातार 2 साल से अधिक समय तक गांव सरकार पर हम चर्चा कर रहे हैं। लगभग 4000 मिनट यह चर्चा चली। हर रविवार को 11 बजे फेसबुक लाइव पर हम आपसे चर्चा करते हैं और करीब करीब 30-35 मिनट तक गांव सरकार के सारे उन पहलुओं पर चर्चा करते हैं, ताकि आप गांव जो पंचायती व्यवस्था, देखिए जब हम ग्राम सरकार की बात करते हैं तो ये कोई नई बात नहीं है। ये ग्राम पंचायत की जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसी व्यवस्था को हमारा कहना ये है कि ये जो संवैधानिक व्यवस्था ग्राम पंचायतों के लिए संविधान द्वारा दी गई है, यह व्यवस्था वास्तव में एक सरकार है, ग्राम सरकार वैसी व्यवस्था है और उसी ढंग से इसको चलनी चाहिए। और इसी को हम निरंतर आपको इसके बारे में चर्चा करते हैं कि कैसे ये, मेरा कहना है जैसे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, वैसे गांव की भी अपनी सरकार है। जैसे केंद्र सरकार को पूरा अधिकार है अपनी पूर्ण व्यवस्था चलाने की, राज्य सरकार को जैसे अपना अधिकार है अपनी व्यवस्था चलाने की, वैसे ही ग्रामों को भी, गाँव को भी, ग्राम पंचायत जिसको कहते हैं, उनको पूरा का पूरा अधिकार है। यानी कि वो अपनी व्यवस्था हर तरह से अपने लिए चलाएं। उनके लिए वित्तीय संसाधन है, उनके लिए उनकी अपना पुलिस हो, उनके लिए अपना न्यायपालिका हो, उनके ज़रूरत की जो भी चीज़ें हो उसकी वो व्यवस्था खुद करें, और उसके लिए हर प्रकार का संसाधन जो कि संविधान ने उनके लिए उसकी व्यवस्था की है, उसका उपयोग करके सब कुछ अपना करें और अपने ढंग से अपने गाँव का विकास करके लोगों में वो चीज़ लाना जो संविधान चाहता है। संविधान चाहता है कि लोगों में एकता का भावना पैदा हो, लोगों में बराबरी का भावना पैदा हो, ऊंच नीच की भावना खत्म हो, सभी मिलके एक तरह से लोकतंत्र में जिस तरह से सभी लोग मिलके गांव के बारे में नहीं डरे, तो अमीर गरीब छोटा बड़ा ये ऐसा कोई ना हो, हर आदमी मिलके अपने गाँव के लिए कैसे गाँव को संपन्न बनाया जा सकता है, कैसे गांव की गरीबी दूर की जा सकती है, कैसे बच्चों का ख्याल रखा जाए, कैसे महिलाओं का ख्याल रखा जाए, कैसे बूढ़ों का ख्याल रखा जाए, कैसे गांव को लोगों को अधिक से अधिक रोजगार में सृजन किया जाए और खुशहाल गांव कैसे बनाया जाए। और मैं कहता हूं गांव को स्वर्ग कैसे बनाया जाए, ये गांव के लोग अपनी व्यवस्था चला के कर सकते। तो ये बात मैंने हर तरह से आपको बताया। और देखिए, अगर ये विषय गाँव चर्चा का विषय न होता तो 100 कड़ियों तक इसकी चर्चा करना क्या संभव होता है? अगर कोई विषय चर्चा लायक नहीं है तो क्या इतने लंबे समय तक उसकी चर्चा हो सकती है? मैं तो नहीं समझता कि अगर किसी विषय में विषय वस्तु नहीं है तो इतनी लंबी चर्चा कैसे हो सकती है। ये तो बिल्कुल असंभव ही होगा। लेकिन विषय वस्तु है और ये 100 एक बंद नहीं हो रहा है, 100 के बाद भी ये चर्चा चलती रहेगी। लेकिन 100 का आज इसलिए विशेष है कि हमेशा मनुष्य के जीवन में कहा ही जाता है कि सहस्त्र वर्ष जिंदा रहिए, 100 वर्ष को पूर्णता मानी जाती है। तो मैंने हम लोगों ने 100 चर्चा करके एक तरह से गांव सरकार की पूरे हर पहलुओं को बहुत विस्तार से चर्चा कर दी है। आप किसी भी अंक में कड़ी को अगर आप जाएंगे तो किसी न किसी विषय पर चर्चा है। और मैं चाहता हूँ कि अब गाँव के लोग इसको अधिक से अधिक इस चीज़ को जाने कि गांव सरकार क्यों जरूरी है। अब देखिए, आज जिस विषय पर हम चर्चा करना चाहते हैं कि जिन बातों को हम लोगों ने चर्चा किया अभी तक, और हमारा ही कहना था कि संविधान ने तो उनको अधिकार दे रखा है ग्राम पंचायतों को गांव सरकार की तरह कार्य करने की, लेकिन राज्य सरकारों ने एक तरह से गांव को गुलाम बना रखा है। और उसी गांव को गुलामी से कैसे मुक्त किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और कैसे गुलामी से गुलाम बना रखा है? संविधान ने कहा कि गांव वाले अब को लिए उन्होंने सारी व्यवस्था दे दी, सब बता चुके हैं, मैं दोहराऊंगा नहीं।
आप अपना गांव चलाइए। लेकिन राज्य सरकारों ने क्या कर रखा है कि सभी गांव को कुछ अपने यहाँ पंचायती राज अधिनियम बना के उन्होंने उसको एक तरह से अपने अधीन कर रखा है। तो इस तरह से गांव जो है सरकारों के, राज्य सरकारों के गुलाम है और उनके नेताओं के गुलाम है और उनके अधिकारियों के गुलाम। मेरी यही कोशिश है कि इनके जो गुलाम बनाने वाले लोग हैं, ये राज्य सरकार या अधिकारी या नेता, इनसे गांव को मुक्त करके गांव को स्वतंत्र कराने। ये पूरा गांव सरकार के बारे में चर्चा करने का जो मुख्य उद्देश्य है कि इनके गुलामी से मुक्त कर दिया। और जब इनके गुलामी से गांव मुक्त हो जाएंगे तो आप देखिएगा कि समय नहीं लगेगा, 5 साल 10 साल में भारत के गांव जो हम कहते हैं कि स्वर्ग बन जाएंगे, निश्चित रूप से भारत के गांव स्वर्ग बन जाएंगे। और जब मैं स्वर्ग की बात करता हूं तो इसका मतलब यह है कि वहाँ हर तरह की जो सुख और सुविधा और प्रसन्नता, सुख सुविधा और खुशहाली जिसको बोला जाता है, खाली सुख हो नहीं, सुख भी हो, खुशहाली भी हो, संपन्नता भी हो। और ये संपन्नता कब आएगी? वहाँ लोग आपस में मेल मिलाप, भाईचारा, रोजगार, सारे चीज़ उनके, और अधिकार, निर्णय लेने का अधिकार, अपना ढंग से अपने ढंग सब चलाने का अधिकार, और एक सामान्य आदमी को भी अपने गांव की व्यवस्था चलाने का एक जो अधिकार है उनको गौरव भी और आत्मसम्मान भी दिलाएगा। तो ये जो गुलामी से मुक्त कैसे हो गांव, इसी के लिए हमारी कोशिश रहती है। और मेरा सपना है कि कैसे गांव को गुलामी से मुक्त करके उनको आज़ाद कर दें, क्योंकि भारत देश तो 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन गांव गुलाम के गुलाम ही रह गए। अब समय आ गया है कि गांव के 75 साल बाद कि कम से कम गांव को फिर एक तरह से उनको आज़ाद कराया जाए। और सारा संघर्ष ये गांव को आज़ाद कराने के लिए है। और जिस दिन गांव आज़ाद हो जाएगा, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, जो बात मैं 100 कड़ियों में बताता रहा हूँ कि गांव कितने खुशहाल और संपन्न हो जाएंगे। अब जो बात मैंने ये जो संशय व्यक्त किया है 100 इसमें कोई ये नहीं है कि केवल मैं ही इसको अनुभव कर रहा हूँ। देखिए, अभी तक जो चर्चा मैंने 100 पीढ़ियों में किया, 100 कड़ियों में, उसमें चर्चा का विषय मुख्य क्या था? मैंने पहले गांव पंचायत क्या है उसके बारे में बताया। मैंने ये बताया कि गांव पंचायत में कैसे गांव सभा क्या है, गांव पंचायत क्या है, उनके क्या अधिकार हैं, उनकी कैसे बैठक होना चाहिए, जो कानून में है अधिनियम में कैसे बैठक होना चाहिए, उनके कैसे कार्रवाई होनी चाहिए, ये सारी बातें मैंने बताई। उत्तर प्रदेश का पहले बताया, और उसके बाद मैंने उत्तर प्रदेश के बाद मैंने ये समझा कि देश के लोगों को ये भी जानना चाहिए कि जो उत्तर प्रदेश की व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश को मैंने इसलिए पहले शुरू किया था कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है और यहाँ लगभग 60,000 ग्राम पंचायतें हैं। 60,000, तो इससे इतना ज़्यादा ग्राम पंचायतें तो कहीं नहीं है। तो जो 60,000 जिस प्रदेश में ग्राम पंचायतें हैं, उसके बारे में अगर आप जान जाएंगे तो अन्य प्रदेशों के बारे में उतनी बड़ी बड़ी तो है नहीं, तो वहाँ कैसी व्यवस्था है। तो मैंने उत्तर प्रदेश की तुलनात्मक, हर राज्यों की तुलनात्मक व्यवस्था बताई। तो देश में 22 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित राज्य हैं। इनके बारे में, सबके बारे में आपसे मैंने चर्चा की। 22 राज्यों में ग्राम पंचायतें कैसे काम कर रही हैं और 9 केंद्र शासित राज्यों में कैसे काम कर रही हैं। और ये भी बताया कि इन केंद्र शासित राज्यों में कहाँ कहाँ ग्राम पंचायती व्यवस्था नहीं है, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनके लिए अपना अलग से व्यवस्था है। तो ये सारी बातें हम आपके सामने रख चुके हैं। तो एक पूरा परिदृश्य देश भर के ग्राम पंचायतों के सामने है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो ये है कि हम लोगों ने जो ये बात को उठाया है, आपके सामने रखा है, ये चिंता केंद्र सरकार की भी है। क्योंकि केंद्र सरकार ने जब संविधान में 73वें संविधान के संशोधन द्वारा 1992 में पंचायती राज व्यवस्था जब लागू किया, तो उनकी अपेक्षा ये थी कि ये संविधान में लागू होने के बाद ग्राम पंचायतें स्वतंत्र रूप से काम करने लगेंगी और गांव के सभी समस्याओं का वो खुद अपना उसके व्यवस्था और उसका विकास और उसके अपने गांव के अनुरूप उसको संचालित करने लगे। लेकिन उनको खुद ये अनुभव हुआ केंद्र सरकार को कि हमारी जो मंशा थी उसके अनुरूप राज्य सरकारों ने काम नहीं किया, बल्कि राज्य सरकारों ने अपने स्वार्थ के लिए अपने तरीके से इन ग्राम पंचायतों को अपने मुट्ठी में कर लिया और एक तरह से अपने विभाग के रूप में चलाने लगे। तो उन्होंने 2009 में
उसमें मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने ग्राम पंचायतों के लिए ये ड्राफ्ट एक कानून ऐसा बनाया, ड्राफ्ट कानून बना तो पारित नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ये जो विभिन्न राज्यों में ग्राम पंचायतें अपने ढंग से काम कर रही हैं और उसमें भी उन्होंने को जो संपूर्ण अधिकार ग्राम पंचायतों को संविधान ने दिया है वो दे नहीं रही हैं, तो उन्होंने वहाँ के लिए एक कहा कि एक ड्राफ्ट बनाया जाए, मतलब एक कानून का नमूना, और इसी कानून के नमूने को सभी राज्य इसको लागू करें और इस कानून का जो नमूना हो इसमें इस तरह की व्यवस्था कर दी जाए कि ग्राम पंचायतों को स्वतंत्र रूप से काम करने का पूरा अवसर मिल जाए, ताकि जो राज्य सरकारों का मनमानी चल रहा है, जिस तरह से राज्य सरकारें उस पर अपना गुलाम बनाए हुए हैं, मनमानी करती हैं, राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारी नेता जो गांव को लूटने खसुटने का काम कर रहे हैं वो रुके, भ्रष्टाचार खत्म हो और गांव खुद अपने ढंग से अपनी व्यवस्था चलाए। तो इसके लिए एक केंद्र सरकार ने पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, देखिए ग्राम स्वराज अधिनियम उसका नाम दिया, पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 2009 का एक ड्राफ्ट बनाए, ड्राफ्ट में नमूना, और उसमें इन्होंने सारे राज्यों को भेजा और उसमें वो प्रावधान डाले, उन प्रावधानों को उन्होंने डाला जिससे कि गाँव को, ग्राम पंचायतों को अधिकार पूरा अपने ढंग से कार्य करने का मिल जाए। हालांकि ये जो इन्होंने बताया तो इसमें पंचायती व्यवस्था तीनों रखा, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, लेकिन हम जो चर्चा करेंगे वो सिर्फ ग्राम पंचायत की चर्चा करेंगे। ये बहुत बड़ा उन्होंने अधिनियम बनाया, करीब ये 200 करीब लगभग 300 प्राविधानों का पूरा अधिनियम उन्होंने सुझाया है। बहुत सारी बातें, बहुत छोटे छोटे डिटेल चीज़ें उनमें रखी है कि कैसे ग्राम पंचायतों को पूरा का पूरा अधिकार मिल जाए अपने काम करने में। हम इन चीज़ों पर बहुत विस्तार से नहीं जाएंगे, हम सिर्फ ये बताएंगे कि ये क्या क्या इसमें कौन सी दिक्कतें जो केंद्र सरकार ने अनुभव किया और कौन कौन सी वो चीज़ें थी जो उन्होंने सोचा कि इसमें एक ग्राम पंचायतें उसको ठीक ढंग से नहीं पालन कर रही हैं और उनको इसके लिए क्यों नहीं ऐसा किया जाए। तो उनका ये मानना था कि जो ग्राम पंचायतें हैं इनको देखिए 3F का, 3F का मतलब है कि आप एक अंग्रेजी का शब्द है 3F। पहला F मतलब उनको एक तरह से फंक्शन दिया जाए, फंक्शन करने का अधिकार मिले, फंक्शन करने का मतलब अधिकार। तो पहला तो फंक्शन हो जाए, दूसरा उन्होंने F मतलब फंड मिल जाए, उनको पूरा का पूरा फंड, और तीसरा उनको फंक्शनरी। तो देखिए 3F, तो केंद्र सरकार ने पहला ये समझा कि इन ग्राम पंचायतों को तीनों अधिकार मिलना चाहिए, पूरा का पूरा अधिकार अपनी व्यवस्था चलाने का, पहला। दूसरा उनका पूरा पर्याप्त वित्तीय साधन, कोई कमी ना हो पैसे की, दूसरा। और तीसरा फंक्शनरी मतलब उनके कर्मचारी कार्यकर्ता जितने भी उनको जरूरत पड़े अपनी व्यवस्था चलाने का, ये तीनों के तीनों उनको मिले। तो 3F फंड, फंक्शन, फंड और फंक्शनरी, इसको हिंदी में आप कहिए अधिकार पहला, दूसरा वित्त धन मिले उनको, और तीसरा उनको कर्मचारी मिल जाए पूरा अपना व्यवस्था चलाने। ये बताइए 2009 अभी तक तो ये मिला नहीं, किसी राज्य सरकार ने इसको लागू नहीं, आज तक ये इस ड्राफ्ट को किसी भी राज्य सरकार ने नहीं लागू किया। और इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि कोई भी राज्य सरकारें इसको लागू नहीं करेंगी, क्योंकि राज्य सरकारें समझती हैं कि अगर जिस दिन ये लागू हो जाएगा उनके अधिकारियों की और नेताओं की नेतागिरी खत्म हो जाएगी और उनकी लूट खत्म हो जाएगी, और नेताओं की तो कोई पूछेगा नहीं, और अधिकारियों का भी वो जो भ्रष्टाचार करने का, जो गांव से भ्रष्टाचार करने का सबसे बड़ा स्रोत है, वो भी रुक जाएगा। 60,000 ग्राम पंचायतें हैं और करोड़ों का बजट जाता है, तो वो बजट को उनको इधर का उधर करने में उनको मौका ख़त्म हो जाएगा। तो ये व्यवस्था उन्होंने इसके लिए कि जो पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम का जो ड्राफ्ट भेजा, उस पर ही हम आज मुख्य रूप से बात करेंगे। और पहला मैंने बताया कि उन्होंने ये कहा कि ये तीनों अधिकार मिलना चाहिए। दूसरा, उसमें ग्राम पंचायतों में जो उन्होंने इस ड्राफ्ट में प्रारूप में जो उन्होंने सुझाव दिया है, वो ये सुझाव ये है कि गाँव को आप ये पूरा उनका
बाकी तो वो गांव सभा, ग्राम पंचायत और क्या होना चाहिए वो सब वैसे ही है जैसे कि मैं चर्चा राज्यों के विषय में करने मैंने किया है, उसमें कोई ज़्यादा उन्होंने उसमें अंतर नहीं किया कि ग्राम सभा हो, ग्राम पंचायत हो, उनके वार्ड के सदस्य हों, वार्ड के चुनाव हो, सरपंच का चुनाव हो, उप सरपंच का चुनाव हो, बिल्कुल वो वही लगभग मिलते जुलते प्राविधान है। हाँ, इसमें एक सुझाव उन्होंने और दिया है कि उन्होंने कहा कि वार्ड सभा एक अलग से उन्होंने, अभी तक तो जैसे उत्तर प्रदेश में है कि ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, और लेकिन वार्ड सभा नहीं है, उसके सदस्य होते हैं जो कि ग्राम पंचायत में उसके सदस्य होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में वार्ड सभा नहीं। उन्होंने कहा एक वार्ड सभा भी होना चाहिए। और मैं समझता हूँ इसलिए वार्ड सभा के बहुत सारे ग्राम पंचायतें जो बहुत बड़ी बड़ी ग्राम पंचायतें हैं जहाँ 10,000 के आबादी है, तो वार्ड में ही करीब करीब वहाँ काफ़ी संख्या 200-250 की हो जाती है, इसलिए उन्होंने वार्ड सभा कहा कि वार्ड सभा की अपनी अलग समस्या होती है, तो एक वार्ड सभा की। तो एक तो ये सब उन्होंने करीब करीब लगभग उसी तरह रखा है, तो एक वार्ड सभा जोड़ा है। अब उनका जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें सुझाव है, इसमें उनका ये कहना है कि ये जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वार्ड सभा हो या ग्राम सभा हो या ग्राम पंचायत या प्रधान हो या सचिव हो, ये सबके अधिकार बिल्कुल स्पष्ट कर दिए, कहीं कोई ये दुविधा न हो। अभी क्या है कि गांव सभा का क्या अधिकार है ये भी समझ में नहीं आती, ग्राम पंचायत को क्या अधिकार है ये भी लोगों को ठीक से समझ में नहीं आता, और ग्राम प्रधान का क्या अधिकार है, कुछ लोग समझते हैं प्रधान ही सर्वे सर्वा है, कुछ लोग समझते हैं कि सचिव सर्वे सर्वा है। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं चलेगा, सबके अधिकार उन्होंने एकदम व्याख्या कर दी और अलग से एक अनुसूची में अपने अधिनियम में जो बनाया है उसी में एक रख दिया है कि ये देखिए इतने अधिकार गांव सभा के हैं, ये साफ साफ अधिकार लिख दिया गांव सभा के, ये साफ साफ अधिकार हो जाएंगे ग्राम पंचायत के, ये प्रधान के अधिकार हो जाएंगे, ये सचिव के अधिकार हैं, बिल्कुल साफ। इससे क्या होगा कि सबको पता है कि ये सब गांव के अधिकार हैं, इसमें राज्य सरकार को ज़्यादा कुछ करने को अवसर नहीं मिलेगा। उन्होंने ये भी अधिकार दिया कि इन अधिकारों के संबंध में सभी कार्रवाई करेंगे, अपने नियम बनाएंगे, अपनी व्यवस्था चलाएंगे। तो ये उन्होंने एक स्पष्ट। दूसरा कहा कि उनको फंड के लिए भी कि ग्राम पंचायतों को जो फंड मिलेगा, गांव फंड मिलेगा, उसी में सारा पैसा जाएगा और वहीं से वो अपने कार्य का संपादन करेंगे। तो ये भी बड़ा स्पष्ट कर दिया कि कहीं दुविधा न हो। फिर उन्होंने कर दिया कि ऑडिट की व्यवस्था कर दी कि गांव का अपना खुद ऑडिट कराने की व्यवस्था होगी ताकि उसके गोलमाल ना हो, पैसे की लूट खरोट ना हो, क्योंकि गाँव को जब सब खुद करने लगेंगे तो अपने ढंग से वो उनका ऑडिट की व्यवस्था हो जाएगी। कर्मचारियों को रखने का भी अधिकार दे दिया कि वो अपने कर्मचारी रखेंगे और कर्मचारी रखेंगे उनका उस पर उनका नियंत्रण रहेगा। तो ये सारी व्यवस्था वो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ताकि कोई इसमें दुविधा न रहे, कोई अधिकारों के में आपस में टकराहट न हो या कोई लोगों को अज्ञानता न रहे कि इसमें कि किसका क्या अधिकार है। ये तो वो किया ही किया। इसके साथ देखिए जो मैं बार बार कहता हूँ कि गांव के अपनी न्याय व्यवस्था होना चाहिए, अपनी पुलिस व्यवस्था होना चाहिए, गांव की सुरक्षा व्यवस्था होना चाहिए अपना, तो ये भी इस अधिनियम में उन्होंने रखा है। उन्होंने पहले तो ये किया कि हर गांव में उन्होंने एक रूरल पुलिसिंग के नाम, मतलब गांव की अपनी भी पुलिस होनी चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात केंद्र सरकार ने भी अनुभव किया कि गांव की सुरक्षा, गांव के छोटे मोटे मामले, गांव के बहुत सारी चीज़ें वो उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था नहीं रहेगी तो गांव अपने को सुरक्षित कैसे रख पाएंगे। तो एक रूरल ग्रामीण पुलिस के लिए उन्होंने एक कल्पना दी और कहा कि हर गांव वाले अपना एक पुलिस रखेंगे। तो अब पुलिस की भी व्यवस्था उन्होंने बना दी कि ये अभी तक किसी राज्य में है नहीं कि ग्रामीण पुलिस की व्यवस्था। तो इस अधिनियम में ग्रामीण पुलिस की व्यवस्था, जिसको हम लोग कह रहे हैं, हम लोग तो सभी कहते हैं, हम बार बार यही तो कह रहे हैं कि ग्राम में हर चीज़ अपना खुद का अपना होना चाहिए। तो एक तो उन्होंने ग्राम की पुलिस, दूसरा उन्होंने एक न्याय व्यवस्था के लिए क्या किया कि गांव में न्याय व्यवस्था भी अपनी हो और उनके लिए कि वो न्याय व्यवस्था के लिए उन्होंने व्यवस्था बताई ग्राम पंचायत का और न्याय पंचायत का व्यवस्था कि हर गांव में न्याय पंचायत की स्थापना की जाएगी। अब न्याय पंचायत में जो स्थापना है कि न्याय पंचायत का एक प्रारूप भी दिया है और कहा कि यही सब जगह लागू होगा। और वो प्रारूप क्या है कि 5 लोग जैसे कि ग्राम प्रधान जैसे चुने जाते हैं ना, उसी तरह सदस्य चुने जाते हैं, उसी तरह गांव के लोग एक
न्याय पंचायत प्रमुख चुनेंगे, वही होगा प्रधान, वो न्याय पंचायत प्रमुख का चुनाव होगा। और 5 लोग, मतलब उसके साथ साथ 4 लोग और चुने जाएंगे, मतलब 5 लोगों का ये 4 पंच चुने जाएंगे तो 5 लोग हो गए ना। तो ये लोग 5 लोग का चुनाव होगा, उसमें से एक न्याय पंचायत प्रमुख होगा और बाकी लोग न्याय पंच होंगे। तो न्याय पंच की भी व्यवस्था, न्याय पंचायत का वो न्याय पंच हो जाएंगे, तो 5 हो गई व्यवस्था। इस व्यवस्था को बनाना एक लंबा प्रक्रिया दिया गया है कि न्याय पंचायतें कैसे काम करेंगी, और हर गांव के लिए कहा कि जरूरत हो तो कई गांवों को मिला करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि व्यवस्था हर गाँव के लिए, ये एक व्यवस्था दी गई कि हर गाँव के लिए ये पंचायत की व्यवस्था। और उसमें एक चौकीदार की भी नियुक्ति की गई कि हर न्याय पंचायत में एक चौकीदार होगा जो कि उनके आदेशों का पालन कराएगा, समझ जारी कराएगा, ये तमाम काम कराएगा। एक पंचायत मतलब चौकीदार की तरफ से रहेगा, और सारी सूचना गाँव किसी भी अपराध को कोई हो रहा है तो वो न्याय पंचायत के प्रमुख को देगा, ताकि कोई भी अपराध अगर हो रहा है तो न्याय पंचायत प्रमुख को सूचना मिल जाएगी और न्याय पंचायत प्रमुख उसके उस पर लेके कार्रवाई उसमें करेगी। तो जितने भी आपराधिक मामले हैं वो सारे के सारे, छोटे बड़े सब कुछ उनके सामने आ जाएगा और उसके हिसाब से उस पर कार्रवाई। कितनी बड़ी चीज़ है, आज छोटे मोटे के काम के लिए थाने जाना पड़ता है, पुलिस आती है, ये सब न्याय पंचायतें इस काम को करेंगे। और वहीं सारे हर तरह के सिविल विवाद, रेवेन्यू विवाद और आपराधिक मामले सारे वहीं न्याय पंचायत के होंगे। बड़े मामले ठीक है, बड़े गंभीर मामले हो जैसे न्याय व्यवस्था चल रही हो चलती रहे, लेकिन गाँव से संबंधित छोटे छोटे मामलों का अधिकार पूरी तरह से उनको होगा। एक न्याय सहायक की व्यवस्था कर रखा है, वो न्याय सहायक होगा, तो और गाँव से, वो भी गाँव से ही का ही व्यक्ति होगा जो कि चुना जाएगा, और बाहर का नहीं होगा। जब तक कि ये बहुत है, अगर गांव में कोई नहीं है पढ़ा लिखा आदमी तो अलग बात है, लेकिन एक न्याय सहायक भी नियुक्त होगा। और इस सब के व्यवस्था भी, सारी व्यवस्था भी इस कानून के अंतर कर दिया है कैसे न्याय पंचायत चले। तो पुलिस हो गई, न्याय पंचायत। एक और व्यवस्था बहुत अच्छा उन्होंने बनाया कि हर गाँव के लिए ये जो पंचायतों के जो प्रधानों का और चाहे कर्मचारियों का, या अपने मान लीजिए अब तो न्याय पंचायत प्रमुख भी बन जाएंगे, अगर ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं तो इनके खिलाफ कहाँ शिकायत होगी। तो ये शिकायत करने के लिए एक एम्बुड्समैन, अब इसको ये कि पंचायतों का लोकपाल अलग से एक नियुक्त होगा, और लोकपाल मतलब पंचायतों का लोकपाल, उसको हालांकि उन्होंने शब्द दिया एम्बुड्समैन, लेकिन ज़्यादा उपयुक्त शब्द होगा कि पंचायतों का लोकपाल। और वो कुछ जिलों में एक हो सकता है, या पूरे प्रदेश, छोटे प्रदेश राज्यों में एक हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में तो हर कमिश्नरी में एक लोग, और वो समझिए कि एक लोकपाल, पंचायत लोकपाल नियुक्त करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि पंचायत लोकपाल जो होगा उसको कोई साधारण आदमी नहीं होगा, उसकी जो नियुक्ति होगा वो मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष और विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष, जो नेता, ये मिल करेंगे, ताकि वो निष्पक्ष काम करें, किसी दबाव में नहीं, किसी पार्टी का नहीं होगा। तो ये लोकपाल होगा, पंचायत लोकपाल। हालांकि उसको मिलेगा अधिकार केवल ग्राम पंचायतों के लिए नहीं, बल्कि क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के सभी लोगों के भ्रष्टाचार को देखने का अधिकार मिलेगा, और 3 साल की नियुक्त होगी। और उसको कहा कि उसकी जो तनख्वाह होगी वो हाईकोर्ट के जज के बराबर। इसका मतलब है कि उसी स्तर का ये व्यक्ति होगा जो हाईकोर्ट के नियुक्ति ये लोग जो करेंगे उस स्तर का। ये नहीं लिखा कि हाईकोर्ट जज को नियुक्त करेगा, किसी भी कर सकता है सामाजिक कार्य करने वाले को, लेकिन वो इस स्तर का होगा, मतलब इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा ताकि किसी के दबाव में न जाए, और उसको हटाया भी नहीं जा सकता। 3 साल के लिए नियुक्त होगा, अगर उसको हटाना हो तो विधानसभा उसको हटा सकती है, लेकिन वो कोई मुख्यमंत्री और ये नहीं हटा सकते। तो ये भ्रष्टाचार पर गांव में जो ये बहुत बार ये बात उठती है कि गांव में जो प्रधान और ये अधिकारी और कर्मचारी जो भ्रष्टाचार करते हैं, इनकी शिकायत तो आप करते हैं उन्हीं अधिकारियों से, और अधिकारी खुद ही भ्रष्ट हैं, तो उनकी शिकायतों को अधिकारी क्या सुनेंगे जब सब मिले हुए हैं भ्रष्टाचार में। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ही ये ओम्बुड्समैन, या मेरे शब्दों में अगर कहिए कि पंचायत लोकपाल का उन्होंने सुझाव दिया है कि इसकी भी नियुक्ति होनी चाहिए, और इस तरह से बिल्कुल स्वतंत्र रूप से उनको दंड जब देने लगेगी तो कोई भी भ्रष्टाचार, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो, जिले का पंचायत अध्यक्ष अपने को नेता समझता है और खूब लूट खरोच करता है, प्रॉपर्टी इधर उधर खरीदता है, लोगों को ठेका देता है, सब बंदर बाट करता है सब पैसे का। उसी तरह क्षेत्र पंचायत का ब्लॉक प्रमुख करता है और अपने अधिकारी BDO सबको मिलकर लूटपाट करता है, और ग्राम प्रधान भी अपना सोचो से मिल के जो लूटपाट करते हैं।
ये इन लोगों को बड़ी सख्ती से वो कार्रवाई करेगा और इसकी ज़रूरत भी है और इसी बहुत ज़रूरत है। ऐसा तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ये सब लगेगा। फिर मैं कह रहा हूँ ये सब एम्बुड्समैन वगैरह क्यों लाएंगे, तो उनकी सारी लूट की धंधा ही बंद हो जाएगा। तो लेकिन केंद्र सरकार ने ये व्यवस्था दी है। तो मेरे कहने का मतलब जो बात हम लोग कह रहे हैं, देखिए जो बात हम लोग बार बार उठा रहे हैं, यही तो हम लोग बार बार उठा रहे हैं कि ग्राम पंचायतों को पूरा अधिकार दीजिए, और आप जब उनको देंगे अधिकार तो बहुत सारी चीज़ें हैं, भ्रष्टाचार अपने आप खत्म होने लगेंगे। तो ये एक व्यवस्था उन्होंने दी ओम्बुड्समैन की। तो ये केंद्र सरकार का ये आज इसलिए मैं दे रहा हूँ कि जो बात हम कह रहे हैं उस बात की प्रमाणिकता देखिए। जो बात हम 199 कड़ियों में कह चुके हैं आपके साथ, वो आज 100वां कड़ी में इसलिए मैंने कहा कि अंत में इसको रखा है आपके सामने कि देखिए जो बात हम कहते आ रहे हैं 99 कड़ी में, उसको बहुत हद तक केंद्र सरकार ने भी उसको महसूस किया और उसके लिए एक व्यवस्था भी बनाई, लेकिन राज्य सरकारें उसमें रुचि नहीं ले रही। बल्कि मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री बार बार गाँव की बात करते हैं, ये उनके सामने ये तो रखा है ना कानून। अरे भाई इस कानून को मंगा के आप इतनी बड़ी बात गाँव के लिए कहते हैं, बड़ी ऊंची ऊंची बातें गाँव के लिए कहते हैं। सारे नेता अपने मंचों पर कहते हैं कि गाँव के लिए मैं ये कर दूंगा, गाँव के लिए कर दूंगा। सारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बड़े बड़े गाँव स्वराज की बात करते हैं। हर राज्यों के मुख्यमंत्री का आदत बन चुकी है, नेताओं की तो आदत है कि गाँव स्वराज के बारे में बात करना, गाँव के बारे में बड़ी बड़ी बात करना। लेकिन तो आपके ही केंद्र सरकार के हम इनके मंत्रियों, राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बात छोड़िए, उन सबों को तो लालच है उनके लूट खरोट करने का, उनके लोगों को, भ्रष्टाचारियों को, एमएलए को पालना खिलाना पिलाना। उनको अगर रोक देंगे तो वो सब नाराज जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री को राज्य के मामले में तो कोई लालच नहीं है, ये तो माने उनको तो इसमें आगे बढ़ के, और ये जो सरकार ने, उन्हीं की केंद्र की सरकार ने जो प्रारूप बनाया है, इसको तो आगे बढ़ाना चाहिए। यद्यपि मेरा कहना है कि ये प्रारूप एक आदर्श प्रारूप नहीं है। जिस गांव सरकार की कल्पना हम लोगों के मन में है उसके अनुसार ये प्रारूप आदर्श नहीं है, क्योंकि इस प्रारूप में भी ऐसी व्यवस्था इन्होंने की है कि इसमें भी राज्य सरकारें जब चाहे तब टांग अड़ा सकती हैं। मतलब राज्य सरकार को ही नियंत्रण में इन्होंने एक तरह से रखा है, हर कदम कदम पर ऐसा रखा, दे तो दिया अधिकार, लेकिन राज्य सरकार जब चाहे तब उसमें अड़ंगा लगा सकती हैं, अपने नियम बना सकती हैं, उनको ख़त्म कर सकती हैं ग्राम पंचायतों को। तो ये आदर्श नहीं है, लेकिन कम से कम जो प्रदेश में इस समय जो पंचायती राज व्यवस्था उससे बेहतर तो जरूर है। तो ठीक है, आदर्श व्यवस्था आप न लागू करिए, लेकिन जो व्यवस्था चल रही है जो कि भ्रष्टाचार की जननी बन चुकी है, ग्राम पंचायतें आज के दिन भ्रष्टाचार की जननी है। ग्राम पंचायत अधिनियम इनका जो राज्य सरकारों का है, यह राज्य सरकारों को लूटने का अड्डा, ये अधिनियम उनको लूटने का अड्डा बनाता है। खूब लूटो गाँव को, और गाँव के नाम पर जितना चाहे उतना लूट लो, कोई पूछने वाला नहीं। यही एक क्षेत्र है जिसमें कि ये अली बाबा का खजाना है, जितना चाहो लूट लो, क्योंकि बाकी जगह लूटने के लिए तो बहुत सारे बंदिशें हैं, यहाँ अभी कोई बंदिश है नहीं लूटने के लिए। तो ये अली बाबा खजाना है, तो यही सारे नेताओं का, मुख्यमंत्री का और उनके चमचों का और एमएलए का, विधायकों के चमचों का, मंत्रियों का, सब लूटने का, अधिकारियों का, सबका यही एक अड्डा है। तो ये लूटने का इनके लिए बहुत अवसर है। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए तो ये गाँव नहीं है। प्रधानमंत्री के लिए अगर लूटना है तो उनके अपने अलग बड़े बड़े उनके अपने विभाग ही हैं, वो अपना उससे करें, वो जैसे करना हो करें। लेकिन बड़ी बड़ी बातें सब इनका करते हैं। तो कम से कम मेरा इसीलिए है कि प्रधानमंत्री जो कम से कम इस व्यवस्था को 2009 में मनमोहन सिंह ने समझ के उसको राज्यों में भेजा था, और मनमोहन सिंह इसके एक गुड गवर्नेंस के एक तरह से वो माने भी जाते थे कि उनके अंदर गुड गवर्नेंस कैसा हो इसकी समझ ज़्यादा बेहतर है और लोगों की अपेक्षा। तो वो गुड गवर्नेंस में जो बात होती है उसी का ही तो ये भाग था कि हम अगर उनको एक संवैधानिक व्यवस्था से गांव पंचायतों को इतना हमने सक्षम बनाया है, तो उनको पूरी की तरह से इस तरह बनाया कि वो उसका हमको परिणाम भी गांव के लोगों को मिले, और गांव के लोग स्वतंत्र होकर एक स्वतंत्र और सम्मानपूर्ण जीवन जीने का उनको जो अधिकार संविधान ने दिया उन्हें प्राप्त हो। ये नहीं कि केवल कागजी कार्रवाई हो, कागजी घोड़ा हम दौड़ाते रहे। तो उसको मेरा जो, और कम से कम नरेंद्र मोदी जी तो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि कहते हैं कि हम हमारे लिए, हमारा देश के लिए और समाज के लिए, गांव के लिए, गरीबों के लिए ही मेरा
मैंने जन्म लिया है, तो जन्म लिया है तो इसको आप करके दिखाइए। तो ये कोई मामूली चीज नहीं है। आप 1 अरब लोगों को अधिकारों से जो वंचित किया गया है, 1 अरब लोगों के लिए आप कब चेतना आपकी जगेगी भाई प्रधानमंत्री जी? और खासकर नरेंद्र मोदी जी, आप 1 अरब लोगों के अधिकार को क्या मामूली समझते हैं क्या? 1 अरब लोग जिस दिन अपने को स्वतंत्र समझेंगे, जिस दिन अपने भाग्य का निर्माण खुद बनेंगे, जिस दिन अपने गांव को खुद बनाएंगे, वो देखिए गांव को स्वर्ग बना देंगे। और जिस दिन वो गांव स्वर्ग बना देंगे, देश की हालत देखिए किस तरह से देश स्वर्ग हो जाएगा। और कोई हम बात एक दिन की बात कह नहीं रहे, ये तो आपके संविधान ने दिया है, आप ही की सरकार ने बनाया है। आपकी सरकार का मतलब ये तो नहीं कि मनमोहन सिंह की सरकार या किसी की सरकार, ये तो भारत सरकार ने ही इसकी बात की व्यवस्था दी। अगर इन्होंने राज्य सरकारों ने उसको कोई जवाब नहीं दिया, उनसे जवाब मंगाइए। नहीं जवाब देते हैं तो आप इसको पार्लियामेंट में रखिए, पार्लियामेंट में इसे खुली बहस कराइए, पार्लियामेंट में रखिए कि कौन कौन से सुझाव आ सकते हैं, देश के सामने इसकी बहस कराइए कि गाँव को कैसे पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए। इतनी महत्वपूर्ण बात को, विषय को आपके लिए समझ में, आपको लिए महत्वपूर्ण नहीं हो रहा है, तो महत्वपूर्ण नहीं हो रहा है तो क्या इस देश को 75 साल बाद भी क्या गांव गुलामी रहेंगे? अगर गांव को गुलाम बना ही रहना है तो सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ तो गांव के लोगों ने दिया है, गरीब लोगों ने दिया है, किसानों ने दिया है, मजदूरों ने दिया है कुर्बानी। उतनी कुर्बानी तो शायद इन लोगों ने दिया है क्या जो नेता बने बैठे हुए आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में, हवाई जहाज में, बड़े बड़े ऐश आराम से ज़िंदगी ले रहे हैं। इसमें तो शायद किसी ने भी कुर्बानी ना की हो, जो कुर्बानी करके वो लोग चले गए। तो उनके लिए कब सोचेंगे? और मैं तो आपके सामने बस ये सुंगा खड़ी में बात रख दे रहा हूँ, और आप भी कहिए कि भाई, इसीलिए हम लोगों ने जो शुरू किया कि 24 में प्रधानमंत्री जी गांव सरकार अगर लागू नहीं करेंगे तो 2000 अन्न जल संकल्प हम लोगों ने शुरू किया था कि हम प्रधानमंत्री जी को वोट नहीं देंगे। मेरे कहने का इसका उद्देश्य यही था कि कम से कम प्रधानमंत्री जी की तो चेतना जागे, वो तो 100 करोड़ लोगों के बारे में सोचें। बाकी लोग सोच रहे हैं नहीं सोच रहे हैं वो अलग बात, आप तो सोचिए। और तो 2024 में आपका चुनाव भी आने जा रहा है, अगर 2024 के पहले इसके आप चुनाव को सोचेंगे तो हम लोग भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। हम लोग तो यही कहा, हम लोग का यही कहना था कि हम प्रधानमंत्री जी को वोट नहीं देंगे अगर 2024 में अन्न जल हाथ में संकल्प लेकर कहा कि अगर 2024 में तक गांव सरकार नहीं लागू करेंगे। तो हम लोग का उद्देश्य ही था कि आपकी चेतना जागे, आप इसको समझें, इसको लागू करें। इसमें जो पहले आप लागू करें, फिर ये इसका विकास होगा, धीरे धीरे इसमें जो कमियाँ होंगी समय समय पर दूर होगा। लेकिन आप भी उसी तरह से जैसे कि अन्य प्रधानमंत्री लोग आए और इसको टालते चले गए, और टालते जाइए और 100 करोड़ अरब लोगों को, 100 करोड़ लोगों को गुलाम बनाए रहे। तो मैं ये एक महत्वपूर्ण बात है, और सभी कड़ी में मैं इसको जानबूझ के इसलिए उठा रहा हूँ कि अगर नहीं ये लोग जागेंगे तो ठीक है, गाँव के लोग तो जागेंगे, आज नहीं तो कल जागेंगे। धीरे धीरे मैंने इन लोगों को बताना शुरू किया, अब धीरे धीरे लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं और समझेंगे। अब मैं लगातार इसको कहता ही रहूँगा किसी न किसी रूप में, आगे मैं बताता ही रहूँगा। तो इस किसी न किसी रूप में जानेंगे, और एक दिन जब जानेंगे तो गाँव के लोगों में जागृति आएगी। और फिर जब गाँव की जो जागृति आ गई, तब आप लोग, नेताजी लोग, अधिकारी लोग, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, आप कहाँ रहेंगे, आपको अपने सोच लीजिए कि आपकी कहाँ जगह होगी, ये आप अभी से समझ लीजिए। तो जिस दिन गाँव जाग जाएगा फिर आप लोगों को ठिकाना कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए आप आइए, उसका श्रेय लीजिए कि हमने गाँव 100 करोड़ लोगों की आवाज़ सुनी, और 100 करोड़ की आवाज़ के थे उनको मैंने आज़ाद कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। आज देखिए हमारे देश के 7 लाख गाँव बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अपने को विकसित कर रहे हैं, और कितने सुंदर और खूबसूरत और संपन्न गाँव बनाते चले जा रहे हैं। ये श्रेय आपको मिलेगा, हम लोग भी आपको धन्यवाद देंगे। तो लेकिन नहीं, अगर आप जितना आई केवल स्वार्थ में लिप्त रहेंगे, केवल अपने सत्ता और शासन में लिप्त रहेंगे, तो ठीक है, तो जिस दिन गांव जागेगा उस दिन गांव आपको बता देगा कि गांव की शक्ति क्या है, गांव की चेतना क्या है, और गांव इस देश को अब दोबारा अब देश को गुलाम नहीं होने देगा, और देश की गुलामी से रोकने के लिए गांव अपनी खुद सुरक्षा करेगा, और पूरे देश की सुरक्षा के लिए वो सामने आएगा, और आप लोगों को निकाल बाहर हमेशा हमेशा के लिए जो आप ऐश कर रहे हैं वो आपका ऐश हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। तो ये साथियों, ये मुझे अपने समूह कड़ी में आपसे बात करने में बहुत अच्छा लगा, और ये मैं चाहता हूँ कि बस ये संदेश आज से आगे बढ़ता चले और तेज़ी से आगे बढ़े। हम लोग आंदोलन तो अपना चला ही रहे हैं, चलाते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ये कड़ी रुकेगी नहीं जब तक गांव सरकार स्थापित नहीं हो जाएगा, तब तक ये कड़ी रुकेगी नहीं। हर तरह से हम आपको जागृत करते रहेंगे, बताते रहेंगे और कहते रहेंगे कि कैसे बाधाओं को दूर करके हमको सफलता
हासिल करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।